हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। आज हमारी यूनिट है यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगर किसी चालक में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार एरिया में मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है और इसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इससे संबंधित और कई सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। माइकल फैराडे के नियम को भी इसी चैप्टर्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे और जो कॉइल्स हैं उनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इत्यादि कई सारी बातें इसमें हम लोग आगे देखेंगे। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर बताएं आपसे तो बात सन 1819 की है, यानी 1819 की। इसमें डेनमार्क के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे फिजिक्स के, जिनका नाम था आर्स्टेड। इन्होंने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया, ये ज्ञात किया कि अगर किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर धारा की दिशा के लंबवत, यानी कि जो कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, चालक के चारों ओर धारा की दिशा के लंबवत एक वृत्ताकार यानी सर्कुलर एरिया में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है और ये चालक की एक्सिस से समकोण बनाता हुआ दूर तक फैल जाता है, ठीक है। यानी उन्होंने क्या देखा कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाए तो उस इलेक्ट्रिसिटी के चारों तरफ, यानी चालक के चारों तरफ एक सर्कुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। अब चूंकि ये जो वैद्युत धारा है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। तो अब करंट फ्लो के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के इस गुण को ही वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बात समझ में आई होगी यहाँ तक। तो ये बातें 1819 ईस्वी की हैं, जब आर्स्टेड महोदय ने, जो कि डेनमार्क के एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने देखा कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र करंट फ्लो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के कारण हुआ है, इसलिए इसे हम करंट का या इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट फ्लो का या इलेक्ट्रॉन फ्लो का मैग्नेटिक इफेक्ट कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए दूसरे, जिनका नाम माइकल था, ठीक है, माइकल फैराडे। इन्होंने आर्स्टेड महोदय के इस स्टेटमेंट को, इस विचार को गहनता से अध्ययन किया और इनके मन में ये विचार जगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से किसी कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो सकता है तो फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखने पर उसमें करंट क्यों नहीं फ्लो हो सकती, यानी करंट का प्रवाह क्यों नहीं हो सकता। अर्थात जो बात आर्स्टेड महोदय कह रहे थे उसकी उल्टी कंसेप्ट को लेकर चले, ठीक है। उस अवधारणा पर कार्य करने के लिए इन्होंने एक जो क्षण चुंबक होती है यानी रॉड मैग्नेट, इसको लिया, एक कॉइल लिया, यानी जिसे हम सोलेनॉइड कह देते हैं, हिंदी में परिनालिका कही जाती है। एक लंबी स्ट्रक्चर होती है सोलेनॉइड, अगर आपको मैं बताऊं तो कुछ इस प्रकार से सोलेनॉइड के बारे में, ऐसे ऐसे गोल से, ठीक है, जिसमें ये टर्न बाई टर्न होते जाते हैं, इसे सोलेनॉइड कह दिया जाता है। तो इसमें इन्होंने गैल्वेनोमीटर को भी कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर की सहायता से करंट फ्लो को वो चेक करना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा देखा कि जब इस कार्य को
किया जाता है, अर्थात किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, या जो कॉइल है जिसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें जब कोई चालक इंसर्ट किया जाता है अर्थात उसमें रिलेटिव मोशन होता है, तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्टर है, जो करंट की उपस्थिति को दिखाता है, वो विक्षेपित होना शुरू कर देता है और इससे पता चलता है कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसी विचार के साथ उन्होंने इसे देखा कि अगर किसी चालक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है बिना किसी विद्युत धारा स्रोत के। ठीक है, और जिसे गैल्वेनोमीटर में उन्होंने देख लिया था। अब चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत का उत्पादन फैराडे की एक महत्वपूर्ण खोज थी और इस खोज ने संपूर्ण विश्व का कल्याण किया। ठीक है, तो फैराडे महोदय ने देखा कि जब एक अस्थायी दृढ़ चुंबक को उसके किसी पोल को, ठीक है, यानी किसी ध्रुव को कुंडली अर्थात जो कॉइल थी उसके किसी एक सिरे के अचानक निकट ले जाते हैं या उससे दूर ले जाते हैं। जैसे कि ये हमारी अगर कॉइल है मान लीजिए, ठीक है, और ये हमारा ये चुंबक है, ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल कह देते हैं। अब इसके इस पोल को जब हम कुंडली के पास अचानक या तो लाते हैं या इसे दूर ले जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में अचानक से विक्षेप आ जाता है। लेकिन अगर चुंबक और कुंडली को एक स्टेबल अवस्था में कर देते हैं, स्थिर रख देते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते, तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली तथा चालक के बीच सापेक्ष गति होने के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया है और इसी को प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा गया। ठीक है, इसी को प्रेरित विद्युत वाहक बल या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा गया। कब? जब किसी चालक को किसी कुंडली के पास या उसे दूर ले जाते हैं तो उनमें रिलेटिव मोशन स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा क्रिएट हो जाती है और इसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा गया। ठीक है, अब कुंडली के बंद परिपथ में इस प्रेरित विद्युत वाहक बल से प्रवाहित धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया। ठीक है, इस घटना को क्या कहा गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड हुई, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे कुछ बातें और निकल के आई थी, जैसे कि चुंबक तथा कुंडली के बीच रिलेटिव मोशन अगर ज़्यादा है, ठीक है, तीव्र है, तो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेपण है वो भी तेज होगा, और अगर रिलेटिव मोशन कम है या स्लो है तो विक्षेपण भी उसमें स्लो होगा या कम होगा। ठीक है, दूसरी बात पता चली कि अगर कॉइल में वर्तों यानी जो टर्न्स होते हैं, ये जो हमारी कॉइल है ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये जो प्रत्येक गोला बन रहा है इसे को कॉइल का टर्न कहा जाता है, एक टर्न, दो टर्न। तो अगर किसी कॉइल में टर्नों की संख्या अधिक होगी, ठीक है, तो भी उसमें विक्षेप यानी गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होगा अर्थात उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी। इसके अलावा अगर जो हमारी कॉइल है किसी ऐसे पदार्थ से बनी है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो भी कुंडली के साथ गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कम होगा। यानी अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस कॉइल के वायर का या मटेरियल का, तो जो उसमें करंट फ्लो हो रही है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा चुंबक को अगर हम रख दें या को फिक्स कर दें तो कुंडली को अगर अचानक दूर या पास ले जाएं, यानी पहले क्या करते थे, कुंडली को हमने फिक्स कर रखा और उससे पास या दूर में चुंबक को लाते थे, यानी जो हमारा बार मैग्नेट है यानी क्षण चुंबक है, उसको जब कुंडली के पास लाते हैं या कुंडली से दूर ले जाते हैं, कुंडली हमारी फिक्स है, कुंडली मूव नहीं कर रही है, केवल चुंबक को मूव करा रहे थे, तो हमें विक्षेपण मिलता था। और दूसरे केस में क्या किया,
कि चुंबक को स्थिर कर दिया, चुंबक को रख दिया और फिर कुंडली को मूव कराने लगे, कुंडली को कभी चुंबक के पास लाते कभी दूर ले जाते, तो ऐसा करने पर भी करंट का विक्षेप होता था, यानी धारा फ्लो होती थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें निकल के आई थी इनके प्रेक्षण के फलस्वरूप। अब इन चीज़ों से एक बात और स्पष्ट हुई कि अगर कुंडली में विद्युत वाहक बल कुंडली के वर्तों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। इससे ये भी पता चला कि अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा का मान घट जाएगा, क्योंकि हमने देखा था जो कुंडली है अगर वो ऐसे पदार्थ से बनी है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, हालांकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, यानी जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो उसके कुंडली के रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन इस ईएमएफ के फलस्वरूप जो करंट जनरेट हो रही है वो कुंडली के रेजिस्टेंस पर डिपेंड जरूर करती है। ठीक है, तो फैराडे ने इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपके इस बार के पेपर के फॉर्मेट के अनुसार एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण हैं, तो उनको ज़रा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म है, अभी जो हम बात कर रहे थे चुंबक की, तो ये चुंबक क्या है? तो आप जानते हैं एक ऐसा पिंड, एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होता है, और अगर उसे हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें किसी आधार से तो वो हमेशा और हमेशा उत्तर दक्षिण में ही ठहरने का गुण रखता है, इसे चुंबक कहा जाता है। ठीक है, और चुंबक का यह गुण, कौन सा गुण? लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का और स्वतंत्र अवस्था में लटकाए जाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने का गुण ही चुंबकत्व कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि यानी अगर किसी पदार्थ या किसी पिंड में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रॉपर्टी हो तथा अगर उसे हम स्वतंत्र यानी मुक्त अवस्था में छोड़ दें तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरे, तो इस गुण को चुंबक का चुंबकत्व कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स कह दिया जाता है, ये ध्यान दें, ये चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या होता है ज़रा देखते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जितनी भी बल रेखाएं होती हैं, अब चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं क्या हैं? तो अगर हमारा मान लीजिए कोई चुंबक है इस प्रकार से, ये रहा, इसमें हमारे पास दो पोल हैं, एक हमने कहा नॉर्थ पोल, दूसरे को कहा साउथ पोल। तो होती क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र से काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जो कि हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर जाके समाप्त होती हैं वृत्ताकार मार्ग में। ठीक है, इन्हीं रेखाओं को, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। तो अब चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से देखना कि चुंबकीय क्षेत्र में जितनी भी ये बल रेखाएं हैं, अभी जो आपसे बात की थी, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स इन्हें कहते हैं, इनके योग को अगर इन सब को कंबाइंड कर लिया जाए तो उसे चुंबकीय फ्लक्स कह देते हैं। ठीक है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के समेशन को, योग को चुंबकीय फ्लक्स कह दिया जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक चुंबक है जिसके नॉर्थ पोल, ठीक है, 1 वेबर सामर्थ्य का फ्लक्स देता है, यानी जो नॉर्थ पोल है, किसी चुंबक का नॉर्थ पोल 1 वेबर, अर्थात उसमें जितनी बल रेखाएं हैं उनको अगर टोटल जोड़ लें और उसको हम एक फ्लक्स कह दें, ठीक है, एक फ्लक्स कह दें, तो ये क्या हो जाएगा? उसकी चुंबकीय फ्लक्स कही जाएगी। और चुंबकीय फ्लक्स को हमेशा फाई से डिनोट करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और इसकी इकाई वेबर होती है। ठीक है, अब अगर मान लो किसी चुंबक के किसी पोल से m वेबर, यानी ठीक है, जो हमने टोटल बल रेखाओं को जोड़ा उनकी संख्या m है, तो हम कहेंगे इस चुंबक का फ्लक्स है m वेबर। ठीक है, उस चुंबक का फ्लक्स है m वेबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है? तो एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर, किसी एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर आकर्षण या विकर्षण के लिए जो बल लगाया जाता है, मान लीजिए
हमारे पास एक मैग्नेट ये है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दूसरा मैग्नेट हमारे पास ये है साउथ पोल नॉर्थ पोल। अब अगर इनको आपस में लाएंगे तो अगर समान ध्रुवों को आपस में लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये एक दूसरे को दूर हटाएंगे। आप जानते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब किसी दो चुंबकों को उनके समान ध्रुवों को पास में लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे से वो दूर हटते हैं, और जब विपरीत ध्रुवों को एक साथ लाते हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है, अर्थात वो एक दूसरे के पास आते हैं। तो चुंबकीय बल यही है कि जब किसी एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लाया जाता है तो उनमें या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, और इसी बल को चुंबकीय बल कह देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बल चुंबक के द्वारा लगाया और महसूस किया जा रहा है तो इसे चुंबकीय बल कह दिया जाता है। हालांकि ये बल अगोचर होता है, इसे देखा नहीं जा सकता पर महसूस करते हैं, लेकिन इसके कई प्रभाव दिखाते हैं कि जब एक चुंबक को किसी लौह चुंबक के रखा जाता है तो ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और चुंबकीय बल की अगर यूनिट की बात करें तो आप जानते हैं कोई भी फोर्स हो, ठीक है, उन सभी की SI यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट है वो न्यूटन ही होती है। कोई भी फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिक हो, जितने भी फोर्स आप जानते हैं उन सभी बलों की यूनिट SI यूनिट न्यूटन ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चुंबकीय बल, हमने देख लिया। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इन्हीं बल रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। देखिए ये नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं, साउथ पोल पर आके समाप्त होती हैं एक वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, इस प्रकार से तो इन रेखाओं को कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है ये ध्यान देना है। तो किसी चुंबक के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चुंबक को लाने पर वो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता हो, उसे क्या कह देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए एक हमने यहाँ पर मैग्नेट रख दिया, ये रहा हमारा कोई एक मैग्नेट जिसका एक पोर्शन है नॉर्थ दूसरा है साउथ, यानी एक पोल है नॉर्थ दूसरा है साउथ, ये मैग्नेट है हमारा। अब मान लीजिए इसका जो इतना क्षेत्र है इसमें इसका प्रभाव है, यानी अगर कोई चुंबक हम इस एरिया पर लाएं, यहाँ इस क्षेत्र में लाएं, तो ये चुंबक या तो इसकी ओर खींचने की कोशिश करेगा या इससे दूर हटने की कोशिश करेगा। तो वो स्थान, वो क्षेत्र जहाँ पर किसी चुंबक के चारों ओर का वो स्थान, वो क्षेत्र जिसमें या जिस पर किसी दूसरे चुंबक को लाने पर वो दूसरा चुंबक या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे पहले वाले चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कह दिया जाता है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र से किसी चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, यानी किसी दूसरे चुंबक को या तो पहला वाला चुंबक आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा, इसी को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो जिस क्षेत्र में चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, आप जानते हैं, तथा चुंबक का घेराव करते हुए अर्थात एक सर्कुलर मार्ग से होते हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर आकर के समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से अपना मार्ग साउथ पोल से नॉर्थ पोल पर चुंबक के अंदर से पूर्ण करती हैं। ठीक है, अर्थात ये जो हमारी बल रेखाएं हैं, जैसे अभी आपने पहले देखा था, ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल पर इंटर कर रही हैं। तो ये फिर साउथ पोल से चुंबक के अंदर ही अंदर पहुंच के नॉर्थ पोल से एग्जिट करती हैं। तो इनका पूरा सर्किल बनता रहता है। ठीक है, इस प्रकार यह असंभव है कि चुंबक में केवल एक ध्रुव है। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और यानी एग्जिट करती हैं और साउथ पोल से एंट्री करती हैं। तो किसी भी चुंबक में केवल एक ही पोल हो ये संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि चुंबक के लिए दो पोल का होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चुंबकीय अक्ष यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस। अब ये चुंबकीय अक्ष क्या होता है, तो किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक चुंबक है, ये रहा हमारा चुंबकीय अक्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, मैग्नेटिक एक्सिस। तो किसी चुंबक के
नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, हालांकि कोई उसमें लाइन खींच करके मिलाने नहीं जाता किसी चुंबक के अंतर्गत, पर ये इमेजिन किया जाता है काल्पनिक रेखा के द्वारा, ठीक है। तो किसी चुंबक के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा चुंबक, जिसमें ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब इन दोनों पोल्स को अगर हम एक काल्पनिक रेखा से मिलाएं, ठीक है, ये जो हमारी रेखा है, तो इसी को कह देते हैं चुंबकीय अक्ष या चुंबकीय मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में आना चाहिए। अब ये छोटे छोटे टर्म हैं। आज इस बार आपका जो क्वेश्चन पेपर है परहैप्स वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, यानी MCQs के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो ये संभव है कि इनसे ऑप्शंस बनाया जा सके मैग्नेटिक एक्सिस से क्या समझते हैं, तो ठीक है, यानी सेंटर से पोल के बीच की दूरी या पोल से पोल के बीच की दूरी, ऐसे ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई चुंबक है और उसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास चुंबकीय ध्रुव यानी कि मैग्नेटिक पोल। अब ये चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, मैग्नेटिक पोल क्या है? तो चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं बीच में फैल जाती हैं और ध्रुवों पर आकर के कंसिस्ट हो जाती हैं, एक साथ इंटर करते हैं, तो उनके बीच में बिल्कुल गैप कम हो जाता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के जिस बिंदु पर इनकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है उसी को चुंबकीय ध्रुव कह दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ये चुंबक है मैग्नेट, और हमने आपसे कहा ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, कि किसी चुंबक के जिस पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखाओं की इंटेंसिटी यानी तीव्रता सबसे अधिक होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो होंगी, उसी चुंबक के उसी स्थान को चुंबकीय ध्रुव यानी कि मैग्नेटिक पोल कहा जाएगा, ठीक है। चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होगी वही बिंदु चुंबकीय ध्रुव कहलाएगा। उसके बाद एक और टर्म आ सकता है हमारे पास, चुंबकीय उदासीन अक्ष या फिर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। चुंबकीय अक्ष तो आपने देखा कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो किसी चुंबक के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हो, या किसी चुंबक के नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। पर नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब ये क्या होता है? तो किसी चुंबक के केंद्र बिंदु से गुजरने वाली तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत काल्पनिक अक्ष को चुंबकीय उदासीन अक्ष कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ये मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इनको मिला दें तो ये क्या आ जाएगा? अक्ष आ जाएगा। तो हमने कहा चुंबक के केंद्र से होकर जाने वाली ऐसी काल्पनिक रेखा जो इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत हो, जैसे ये लाइन, ये चुंबक का केंद्र है और इस न्यूट्रल एक्सिस या चुंबक के अक्ष की से लंबवत है, ठीक है। तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो चुंबक के सेंटर से होकर पास करे और चुंबक के अक्ष के लंबवत हो, उसे हम चुंबकीय उदासीन अक्ष या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कह देते हैं। तो इस प्रकार से आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, या विद्युत चुंबकीय प्रभाव है क्या, किसे कहते हैं, और विद्युत चुंबकीय प्रभाव की किसने खोज किया, और उसके बाद उससे आगे किसने बढ़ाया, ये सारी चीज़ें आपने देखा, ठीक है। तो उसके बाद फिर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, इसके बारे से हम लोग थोड़ा रूबरू हुए। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।